नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा कर लेते हैं बाजार की। बाजार में क्या रहा? बाजार आज 75 पॉइंट गिर के बंद हुआ। बाजार ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशनों से 25,000 के जो बेस था उसको होल्ड करके रखा था। आज बाजार ने वो तोड़ दिया है। अगर बात कर लेते हैं आज एफआईआई और डीआईआई के आंकड़े की, थोड़ा सा पूरा से विस्तार से चर्चा करेंगे। एफआईआई ने लगभग 11,000 कुछ करोड़ रुपए का माल बेचा, उसके अगेंस्ट में डीआईआई ने जो है 10,800 करोड़ रुपए का माल खरीदा। अगर ऑल ओवर कंक्लूजन में पहुंचे तो 200-500 करोड़ रुपए के आसपास में डीआई ने बिकवाली की है और एफआईआई की तरफ से 525 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखने के लिए मिली है। बाजार ने 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की ओर ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है। थोड़ा सा वीकनेस है। बाजार 100 पॉइंट के दायरे में, 100-150 पॉइंट के दायरे में ही फंसा रहा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अगर बात कर लेते हैं अमेरिका की, तो आज ऐसा क्या हुआ? देखो, अमेरिका के में कल मोडीज़ एक रेटिंग एजेंसी है, उसने जो उनकी रेटिंग थी ना, ट्रिपल ए की रेटिंग थी, उसे घटा के AA कर दिया गया है। अब ये रेटिंग का क्या फंडा है, समझ लेते हैं। देखो, रेटिंग क्या होती है? किसी भी देश को या किसी कंपनी को ये जो इकरा या इस तरह की जो एजेंसी होती है ना, मोडीज़ होती हैं, ये ब्रोकरेज फर्म जो होती हैं, ये रेटिंग देती हैं कि अमेरिका में जिस हिसाब से कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ने से देखो रेटिंग 2 तरह से घटाई जाती है। एक तो ग्रोथ का अनुमान से रेटिंग घटाई। अगर ग्रोथ का अनुमान से लेकर रेटिंग घटाती है तो बाजार बहुत जोर से गिरता है। ऑल ओवर मंदी के संकेत दिखते हैं कि यार ग्रोथ है नहीं, इसके कारण से इसकी रेटिंग घटाई जा रही है। लेकिन अमेरिका की रेटिंग किस लिए घटाई? क्योंकि अमेरिका में कर्ज का बोझ ज़्यादा है। कर्ज का बोझ ज़्यादा होने के चलते उसकी रेटिंग घटा दी है। उसका इफेक्ट देखने के लिए मिला अमेरिका के बाज़ारों में। हमारा बाज़ार क्यों आज थोड़ा सा अगर डाउन रहा था? देखो, मिड कैप स्मॉल कैप की अगर बात करें तो वो कुछ भी डाउन नहीं रहा, वो लोअर ऊपर ही था। थोड़ा सा डाउजोन फ्यूचर और डाउजोन नैस्डैक को देख के हमारा बाज़ार थोड़ा सा बस मतलब ये सोच रहा था कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, पीछे जाएं कि आगे जाएं। और अगर बात करें डॉलर इंडेक्स की तो 100 रुपये में बना हुआ है। और अगर बात कर लेते हैं तुम्हारा कि यार रुपये में थोड़ा सा कमज़ोरी के संकेत दिखे हैं। 85 रुपये 58 पैसे पे आया रुपया। अब बात कर लेते हैं पूरे ऑल ओवर कंक्लूजन में। एफआईआई डीआई का हमने आंकड़ा समझ लिया। हम विवेक जी का क्वेश्चन आता है कि ये वोडाफोन आइडिया क्यों गिरा। मैं बात देखो साथियों, क्या है कि वोडाफोन आइडिया की जो कुंडली है ना, मैंने अपनी पर्सनल एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हो। वोडाफोन आइडिया पे कंपनी जो ऑल ओवर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है, तो लगभग 50-55 हज़ार करोड़ रुपए की एजीआर जो एवरेज जो उनका मतलब ग्रोस रेवेन्यू होता है ना, उसके ऊपर इन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें खारिज कर दिया था कि भाई जाओ, आप हमें ये पैसा देना ही देना। लेकिन अब सरकार भी मजबूर है। सरकार इनसे अगर हिस्सा ले लेगी ना, और तो ये सरकार पे 51% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया की हो जाएगी। और अगर 51% की होल्डिंग होती है तो सरकारी कंपनी बन जाएगी। तो इन्होंने एक पुनः विचार याचिका दायर की थी, मतलब कोर्ट में ये गए थे कि हमें जो है ना एक बार और विचार कर दो, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। अच्छा, आज ही के दिन एयरटेल ने भी, जो कि एयरटेल कंपनी तो काफ़ी रिचफिल कंपनी है, इसने अपना एजीआर हमें हमेशा समय पे दिया है, लेकिन इसने भी याचिका दायर कर दी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मन बदल जाए। तो देखो, एक तो ये होता है कि तुम्हारी याचिका सुन ली और दोबारा कैलकुलेशन कर लिया, वो खारिज ही कर दी, बोले नहीं नहीं तुम्हें ये पैसा तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए आज वोडाफोन आइडिया, जो कि घर घर सबके आइडिया हो रहे हैं, मतलब जितने भी रिटेल निवेशक हैं ना, जो भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास में वोडाफोन आइडिया का शेयर ना हो। मतलब जो समझदार निवेशक हैं, जो फंडामेंटल देख कर पढ़ते हैं, उनकी तो मैं कहता नहीं, सबके पास में है। और ये कंपनी लगभग 18-20 रुपये पे थी, उस दौरान से मैं इसको देख के मैंने बोल दिया था इस कंपनी में बने रहने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आगे चर्चा कर लेते हैं साथियों पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने क्या कांड कर दिया है? पाकिस्तान को कटोरा भी हाथ में लेकर के आईएमएफ से लोन मिला था, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का, मतलब $1 बिलियन का लोन मिला था। उस लोन को लेकर आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक उनके सामने 7 शर्तें रख दी हैं कि भाई आपको अगली किस्त तभी जारी होगी, पहले आप इस पे फुलफिल करो। शर्तें क्या हैं? देखो शर्तें साथियों, पहली शर्त तो ये है कि आपको आने वाले वित्त वर्ष के लिए 17,600 अरब रुपये का जो एक बजट है ना, उसे अपनी संसद से मंजूरी कराओ, उसे मंजूरी दिलाओ। और क्या? और जो अपने देश के अंदर बिजली बिल है ना, उन बिजली बिलों के बिलों में वृद्धि करो। तीसरा क्या है कि 3 साल, मतलब जो 3 साल से पुरानी कारें हैं उनके आयात पे जो लगी हुई रोक थी ना, उसे हटा लो। और क्या? और जो नया
नया कर्ज भी कोई भी जो इनकम टैक्स वगैरह या जो जीएसटी इस तरह का कुछ लेके आओ जिससे तुम्हारा जो रेवेन्यू का सोर्स है ना वो बढ़ जाए। और इन्होंने उल्टा क्या कर दिया है, ये निपट मूर्ख है। निपट मूर्ख क्यों है? क्योंकि ये कर्ज ले रहे हैं आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और ये कर क्या रहे हैं, जो इनका पिछले साल का डिफेंस बजट था ना उसमें 12% की बढ़ोतरी करके इनका जो अभी वर्तमान में डिफेंस बजट है ना वो है 2414 करोड़ रुपये, अरब रुपये, 2414 अरब रुपये। मतलब ये पिछली बार से अगर कोई कैलकुलेशन किया जाए कि इनका पिछली बार कितना था, तो साथियों पिछली बार से 12% की वृद्धि है। और ये कर क्या रहे, आईएमएफ बोल रहा है कि भाई हम आपको जो किस्त दे रहे हैं ना, जो कटोरे में भीग डाल रहे हैं ना, वो इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि तुम मरो ना। ठीक है, और वो क्या कर रहा है उल्टा, भाई पाकिस्तान क्या कर रहा है, जिन आतंकियों के ऑपरेशन सिंदूर में मतलब भारत की ओर से एयरफोर्स ने जो उनके ठिकानों को तहस नहस कर दिया था ना, वो उनके ठिकानों पर वो पैसा लगा कर बोल रहा है कि इसे जिसका जितना आपका नुकसान हुआ उसे सरकार भरपाई करेगी। आईएमएफ के कान खड़े हो गए। आईएमएफ के कान खड़े होने स्वाभाविक है, जबकि हालांकि पहली भारत सरकार की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई थी कि आप जो इसको पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हो ना, ये आप कहीं ना कहीं टेररिस्टों को ही फंडिंग कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ टेररिस्ट पालता है और वो टेररिस्ट भारत में आतंकवादी घटनाएं करते हैं। भारत ने तो उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो आईएमएफ से कर्जा मिला था उस कर्जे में अब तो आगे 7 शर्तें रख दी हैं कि भाई अपना बिजली का बिल बढ़ाओ और जो जीएसटी को लेके या जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है उनमें बढ़ोतरी करो, और अपनी लगभग 17,600 अरब रुपये का अपना बजट पास करो। ये सब चीज़ तो आईएमएफ ने बोली है, लेकिन उसके बाद में भी पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। क्या है कारण? कारण स्पष्ट है, पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। एक तो बलूचिस्तान जो कि बलूच आर्मी है वो अलग लगी हुई है। एक बार पाकिस्तान ने चाहा भी था कि मैं जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है ना उस पर दीवार कर दूँ, तो उन्होंने दीवार करने की सोची, तो उधर जाके जो अफ़गानिस्तान वालों को जाके बलूच आर्मी वाले बोल आए, बोले ये तो तुम्हारे यहाँ दीवार कर रहा है, इधर तक थोड़ी है तुम्हारा, अफ़गानिस्तान तो इधर तक था। और आपत खड़ी हो गई, इधर ये दीवार करके आए, उधर वो जेसीबी आए, अफ़गानिस्तान वाले उड़ा के चले गए। अब देखो अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान के चल रहे हैं 36 का आंकड़ा। और देखो दुश्मन हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, ये कहावत है। जैसा कि पाकिस्तान करता है, हमारे चाइना के साथ आए दिन आए साल मतभेद बढ़ते रहते हैं, तो चाइना को पाकिस्तान अपना आका मान के और चाइना की सपोर्ट लेकर, टर्की की सपोर्ट लेकर, अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा टर्की की सपोर्ट से, तो ये भी बहुत बोल रहा है, मतलब मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश का डिक्टेटिव मतलब मंत्री है, सो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि चुनाव तो हुआ नहीं है, वो तो डिटेक्टिव है बस काफ़ी दिन के लिए। अब बात समझ लेते हैं कि इसने क्या किया। हमने अफ़गानिस्तान में फ़ोन लगाया क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो इसने अफ़गानिस्तान में अपने से ड्रोन चलाए और बोल दिए कि भारत ने तुम्हें ड्रोन मारे। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बयान आता है, बोले नहीं भारत से हमारे कोई ऐसे ख़राब संबंध नहीं है, भारत हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। तो ये चीज़ें उस दौरान की बात थी। तो अब जो हमारे एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने पहली बार 2021 से जब से ये तुम्हारा तालिबान आया है ना अफ़गानिस्तान में, पहली बार बात की है कि हम आपकी सराहना करते हैं कि आपने ऐसे कठिन समय में जब हमारा दुश्मन देश आपको भड़काने की कोशिश कर रहा था ताकि अफ़गानिस्तान वाले हमारी साथ आ जाएं, तब आपने एक समझदारी वाला बयान दिया कि नहीं हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम तुम्हारी साथ हैं। और ऐसा ही नहीं, अफ़गानिस्तान में हमने बहुत से उनके पावर प्लांट हैं या बहुत से भारत का बहुत काफ़ी निवेश रहा है। अब अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के हैं ख़राब संबंध, अफ़गानिस्तान के जो तुम्हारा खैबर पख्तूनख्वा वाला क्षेत्र है ना, वे लोग कभी भी पाकिस्तान को अपने आप में मानते ही नहीं, मान्यता ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि हम तो अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं। और सिंध की आए दिन अलग होने की मांग चल रही है। सिंध वाले बोल रहे हैं कि हमें आप अलग करो पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। सिंध अलग होना चाह रहा है। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान जो कि वहाँ की बलूच आर्मी है, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा ना कि एक ट्रेन हाईजैक वाला मामला भी सामने आया था पाकिस्तान का, वो बलूच आर्मी ने किया था। एक बात को आपसे बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमेशा अफ़गानिस्तान को लड़ाना चाहता है। और जो बहुत से को जाते भी हैं अफ़गानिस्तान, उनकी तरफ से देखो को अफ़गानिस्तान में अगर ये पता चल जाए कि ये इंडिया का रहने वाला है ना, तो उसे भी माल डिस्काउंट पर देते हैं। ऐसे देखो ये चीज़ें हैं कि अफ़गानिस्तान वालों को मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा सेपरेट कि कैसे बना अफ़गानिस्तान में ये जो तालिबान शासन आया। ये एक्चुअल में क्या ना
कहीं ना कहीं जो रूस है और अमेरिका है, इन दोनों की देन है। पहले यहाँ पे जो ना रूस का मतलब एक तरह से अधिकार हुआ करता था। अमेरिका ने हथियार दिए, एक गुट को तैयार किया और फिर अमेरिका ने धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमा लिया। फिर वही जो गुटों को अमेरिका ने हथियार दिए थे उन पर रूस ने अपने हथियार दिए और लताड़ के अमेरिका को भगा दिया। अब पाकिस्तान क्या चाहता था कि कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान है ना उसे भड़का दिया जाए और भारत और अफ़गानिस्तान के जो संबंध है उन्हें ख़राब करके और भारत के अंदर अफ़गानिस्तानी जो है ना उनसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो गरीबी में आटा गीला होने वाले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो तुम्हारा किराना हिल्स है जहाँ इनके परमाणु बम रखे थे ना, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने वहीं जाके हमला कर दिया। और जो इनका कमांड सेंटर था जहाँ से ये कमांड करते थे कि कहाँ पे मतलब परमाणु हमला करना है नहीं करना, जो बार बार हुड़की देते थे ना पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत ने जो कमांड सेंटर था वही उड़ा दिया। उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, देखो इसकी पुष्टि नहीं हो रही किसी भी चीज़ में, लेकिन आप एक न्यूज़ पे कहीं भी सर्च करना कि उस क्षेत्र का जहाँ पे वो किराना हिल्स है ना उस क्षेत्र का 150 किलोमीटर के दायरे के आदमियों को हटा दिया गया है। क्यों हटाया भाई? क्योंकि वहाँ लीकेज हो गया है। और लीकेज हो गया, तुम दूसरे को हुड़की देते थे हम परमाणु बम मार देंगे, तुम्हारा खुद का लीकेज हो गया, अपनी जनता को बचा लो। खैर वो मुद्दा अलग है। पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की मांग पहले से उठती आई है और बलूचिस्तान जो बलूच आर्मी है वो लड़ रही है पाकिस्तानी सेनाओं से। और जो चाइना के उनका सीपैक कॉरिडोर के चलते वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना का है। चाइना ने कई बार बोल चुका पाकिस्तान से कि भाई तुम हमारे सैनिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तुम हमारे प्रोजेक्टों की रक्षा नहीं कर पा रहे, एक काम करो तुम जो है ना हमें जो पूरा का पूरा अधिकार क्षेत्र मेरे हिसाब से देख लो, मैं अपने हिसाब से टैकल कर लूँगा। बोले नहीं हम सब कर लेंगे। उधर जो तहरीक तालिबान है TTP तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान, उसकी भी समस्या वही है। वो चाहता है कि भाई यहाँ पे एक जैसा अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है वैसे यहाँ तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान का शासन आ जाए। तो पाकिस्तान फैला पड़ा है। बाज़ारों की सिचुएशन ठीक है, घबराने वाली नहीं है। अगर बात करें तुम्हारा मिड कैप स्मॉल कैप की तो वो भी ठीक ठाक ही है। आगे जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वोडाफोन आइडिया की हालत ख़राब है, दूर रहने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कंडीशन मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास में ऑपरेशन करने के लिए ही पैसा सरप्लस नहीं है। मतलब जो ऑपरेशन चलाने के लिए उसे पैसा चाहिए ना वो ऑपरेशन के लिए भी पैसा उसके पास नहीं है। पहली बात, ऑपरेशन चलाने के लिए चाहिए एम्प्लॉय को कॉस्ट, एम्प्लॉय को तनख्वाह देनी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो भी मतलब वो उनके पास में पैसा नहीं है। दूसरा, कर्जा इतना ज़्यादा है। तो अब देखने में हो गया है कि भाई क्या इसमें आदित्य बिरला पैसा डालेंगे और या कोई और अलग से किसी फंड को लेके आएंगे जो इसकी हिस्सेदारी खरीदे, क्योंकि अभी इसको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत है। अगर वोडाफोन आइडिया को इमीडिएटली पैसा नहीं दिया गया तो वोडाफोन आइडिया अपने आप में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत जल्दी ये भी हो सकता है वोडाफोन आइडिया अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि कहाँ से पैसा ही नहीं है उसके पास में, और सरकार भी हिस्सेदारी कहाँ से खरीदेगी भाई। अगर सरकार ने इसमें जो इसका 55,000 करोड़ रुपया AGR है ना, एवरेज ग्रोस रेवेन्यू है ना, उसे अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया तो सरकार की हिस्सेदारी 50 के ऊपर पहुँच जाएगी और सरकारी कंपनी बन जाएगी। मतलब जितना भी नुकसान है भाई, अल्टीमेटली जो पैसा है ना सरकारी, वो भी तो हमारे टैक्स पेयरों का ही पैसा है ना, वो को सरकार अलग से तो कहीं से लाई नहीं है। जैसा भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।